हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी दुनिया में बहुत खुश होंगे। तो ये जो आपके सामने ये सारे कंप्लीट थ्योरी दिख रहे हैं, ये साइंस का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इन सारे चैप्टरों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, रेलवे ग्रुप डी का आ रहा है, टीचिंग का आ रहा है, वनडे एग्ज़ाम हो गया, एसएससी रेलवे का एग्ज़ाम। हर कंपटीशन लेवल के लिए जो सारे चैप्टर दिख रहे हैं, हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आएंगे और हम आपको सभी चैप्टर कवर करवाएंगे। चलिए आज हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। तो कोशिका के बारे में जब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं तो सेल के बारे में इंग्लिश नाम सेल होता है और हिंदी में से हम कोशिका बोलते हैं। हालांकि कोशिका का टेक्निकल नाम साइटो होता है और जब हम साइटो का अध्ययन करते हैं तो उसको साइटोलॉजी पढ़ते हैं। कोशिका को जब भी बायोलॉजिकल नाम में पढ़ा जाएगा तो इंग्लिश नाम इसका साइटोलॉजी हो जाएगा। तो चलिए हम आगे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे मैं अंडरलाइन की हूँ वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए और हम समझाएंगे भी और मोटा मोटा डेफिनेशन बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से आपको कवर किया जाए। क्योंकि अगर हम पूरा चैप्टर पढ़ाने लग जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हमने मोटा मोटा डेफिनेशन पढ़ाएंगे, जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे हम वही सब पढ़ाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। तो जीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है जिसे यूनिट इकाई कोशिका कहते हैं। कोशिका का जीवन मूलभूत इकाई भी होता है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कार को काटकर सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखा था, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं, चलिए मैं बताती हूँ। 1665 में रॉबर्ट हुक ने जीवित कोशिका के जनक कौन थे? रॉबर्ट हुक। इन्होंने मरी हुई कोशिका की खोज की थी। इन्होंने मरी हुई कोशिका की माइक्रोस्कोप से खोज देखा था। लेकिन जो सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किया था वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा। ठीक, तो यहाँ पे जहाँ पे अंडरलाइन की हूँ यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा गैलेक्टोसिस्टिम जीवाणु है। ठीक, तो उसकी माप 0-1 माइक्रोमीटर है। ठीक, तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा का होता है। ठीक, 170 मिनिमम मल्टीप्लाई 135 मिनिमम होता है। ठीक, तो मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन होता है। इसमें जैसे पूछ लेते हैं कि मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, ऑप्शन में आ जाएगा। तो आप ये पढ़ लो क्योंकि यहाँ से बन सकता है। ठीक, तो यहाँ पे दो जर्मन वैज्ञानिक यहाँ पे स्लाइडन और स्वान नाम के दो जर्मन वैज्ञानिक मिले। ठीक, तो यहाँ ने 1839 एवं स्लाइडन ने 1838 कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी को प्रस्तुत किया। ठीक, है केंद्रक न्यूक्लियस। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता केंद्रक क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कैसे होता है। तो ये कोशिका एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है जो कोशिका की समस्त उपचारिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसकी आनुवांशिक तत्व डीएनए में पाया जाता है। केंद्रक को राइट ब्राउन ने इसको 1831 में देखा था और उसके प्रमुख घटकों का अध्ययन किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, और बताया गया कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक, जर्मन के दो वैज्ञानिक थे जो स्वर्ण प्राणी शास्त्री एवं स्लाइडेन वनस्पति शास्त्र के जनक थे। ठीक, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी इस प्रकार दिया जैसे उन्होंने खोज किया सभी जीवों में कोशिकाओं के बने होते हैं। सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। जो प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका से होती है। प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र है किंतु सभी मिलकर किसी कार्य को संपन्न करते हैं। क्योंकि जो ऑर्गन्स होते हैं हमारे शरीर में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे यही चीज़ समझा रखा है कि एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उत्पत्ति करते हैं। और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति की एक कोशिका होती है। प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होते हैं जो कि कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा बच्चा, यहाँ पे ये पूछ सकता है, जर्मन के 2 वैज्ञानिक स्वान एवं स्लाइडेन वनस्पत प्राणी थे। इन्हें किस चीज़ का सिद्धांत की मतलब किसके जनक हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसे बताना है कि इन्होंने तीन चीज़ों का कोशिका के सिद्धांत को 3 चीज़ों में प्रक्रिया किया कि सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही बनेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, आप देख लेना, अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना। तो अगर ऑब्जेक्टिव में कैसे भी आता है, किसी भी तरह आता है, तो आप समझ जाओ। ठीक, तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक, इसको हम सारे मोटे मोटे डिफिनेशन कवर करवाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ पे मैं अंडरलाइन की हूँ, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। इसको आप पढ़ लेना या फिर नोट कर लेना या फिर अच्छे से देख लेना। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया में हम आ गए हैं। तो यहाँ पे यह पादप कोशिका एवं जंत कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। इसकी खोज 1880 ईस्वी में 1880 कहाँ पे है, 1880 ईस्वी 90 में एल्टमान ने इसे बायोब्लास्ट कहा, किंतु माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक, ये माइटोकॉन्ड्रिया छोटे कोशिकांग होते हैं। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया छोटे छोटे कोशिकांग होते हैं जो शरीर के लगभग सभी कोशिकाओं में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। शरीर के मतलब हमारे बॉडी में लगभग सभी कोशिकाओं में थोड़े थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सभी स्वतंत्र जीव थे, जो हमारे एक कोशिकीय पूर्वजों के साथ मिलकर काम करते थे, क्योंकि ये प्रत्येक जीव दूसरे के लिए लाभदायक भी होते हैं। तो आप अच्छे से पढ़ लेना इसको। और जहाँ पे मैं अंडरलाइन की हूँ ना, तो यहाँ पे ज़रूर आप पढ़ लेना एक बार नज़र करके और अच्छे से देख लेना। तो लवक, यह सिर्फ पादप कोशिकाओं में एक या अन्य प्रकार की रचना में पाई जाती है, जिसे लवक कहते हैं। यह लवक केवल पौधे में पाए जाते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, अवर्णी लवक, वर्णी लवक। तो लवक जिसे हम प्लाजिस्ट भी कहा जाता है। इन कोशिका में भित्ति नहीं होती है, पौधा और शैवाल की कोशिकाओं में स्थित होते हैं। ठीक, तो साइटोप्लाज्मा में ये पाया जाता है। लवक का आकार अंडाकार गोलाकार होता है और इसका आकार पौधों को रंग प्रदान करता है। लवक की खोज हैकेल ने की थी। शिप्पर ने इसका नाम लवक रखा था। आप इसे पढ़ लेना। लाइसोसोम, गाल्जी कार। तो यहाँ पे राइबोसोम है, ये जहाँ पे हमने अंडरलाइन कर रखा है, इसको एक बार पढ़ लेना, आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आप ज़रूर पढ़ लेना और ध्यान रखना, क्योंकि इन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का जीके क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो अगर छोटी छोटी चीज़ हम पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो हमको समझ में आ जाएगा जब ऑब्जेक्टिव में हम देखेंगे। अगर ये छोटी छोटी चीज़ आप ध्यान से नहीं देखोगे ना, तभी हमको परेशानी होती, क्योंकि हम बड़ी चीज़ें देखते हैं, छोटी बेसिक चीज़ें हम देखते नहीं हैं, तो हम उस चीज़ को हम समझ नहीं पाते। तो हमने जहाँ पे अंडरलाइन कर रखा है उसको एक बार पढ़ लेना, ज़रूर पढ़ लेना, उसको नोटिस भी कर लेना कहीं पे। तो हम आ गए गुणसूत्र में, क्रोमोसोम में। ठीक, तो ये 1882 में की गई थी इसकी खोज। धागे दृश्य संरचनाएं होती हैं इसमें, जो कि ये यूकैरियोटिक कोशिका केंद्रक में पाई जाती है और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन की बनी होती है। इनके ऊपर जो दाने के समान संरचनाएं पलते हैं, हम उन्हें जीन मान कह सकते हैं। ठीक, तो ये गुणसूत्र नामक प्रोटीन के चारों ओर कुंडलित होता है। डीएनए हिस्टोन नामक प्रोटीन के चारों ओर कुंडलित होता है, जो कि संरचनात्मक आधार प्रदान करते हैं। गुणसूत्र एक सुनिश्चित करने की मदद करते हैं और एक कोशिका विभाजन के दौरान इसको डीएनए की प्रतिकृति और वितरण उचित रूप से रखते हैं।
तो गुणसूत्र प्रोटीन और डीएनए में एक अणु से बनी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। हम वही चैप्टर वही डिफिनेशन मोटा मोटा पढ़ा रहे हैं जिससे हमें लग रहा है कि क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, तो मैं वही चैप्टर डिफिनेशन में पढ़ा रही हूँ ताकि आप भी एक बार अपने से पढ़ लेना, और मैं समझा रही हूँ यहाँ पे, तो आप भी पढ़ लेना और इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि हम पूरा ऑल टू ऑल चैप्टर पूरा एकदम नहीं समझा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपका टाइम भी वेस्ट होगा। तो हमें जहाँ से ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे वही चीज़ हमें बताना चाहिए। यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट जीव को डीएनए में उपस्थित क्षार का क्रम निश्चित होता है, जिसके द्वारा उस जीव का व्यक्ति का लक्षण निर्धारित होता है। डीएनए में इसी निश्चित क्रम से डीएनए का फिंगरप्रिंट कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग बता रहे हैं। अपराधियों को कैसे पता लगाने में किया जाता है, खोए माता पिता या संतान का पता लगाने में, या संपत्ति विवाद को निपटारा करने में, अनुवांशिक रोग के इलाज में, परिजनीय फसल के निर्माण में। तो यहाँ पे समझना यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप, जैसे यहाँ पे पोलियो डीएनए फिंगरप्रिंट थी, तो यहाँ पे इस निश्चित क्रम को डीएनए का फिंगरप्रिंट कहते हैं। ठीक, तो जैसे पूछे डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज किसने किया, यहाँ पे ये क्वेश्चन बनेगा। एलेक्स जेफरज के द्वारा की गई थी। भारत के डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट लाने का श्रेय किसका था, डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। ठीक, तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं और इसको आप पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना कि डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज डॉक्टर एलेक्स जेफरज के द्वारा की गई। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट लाने का श्रेय किस पे जाता है, तो डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंट में टेस्ट संस्थान हैदराबाद, चंडीगढ़, लखनऊ इत्यादि स्थानों पर है। तो यहाँ से ये तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। और इसके उपयोगिता भी अगर ऐसे भी आ जाएंगे कि इसके क्या क्या उपयोग हैं, मतलब अपराधियों को जैसे ऑप्शन में दे देगा कि फिंगरप्रिंट की उपयोगिता क्या क्या है, अपराधियों का पता लगाने में, कुछ और दे देगा, उसका अपोजिट दे देगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपराधियों को ये पता लगाने के लिए और खोए हुए माता पिता का संतान का पता लगाने के लिए कि डीएनए फिंगरप्रिंट के उपयोग किया जाता है। संपत्ति विवाद के निपटारे में, अनुवांशिक रोग के इलाज में, परिजनीय फसल के निर्माण में। तो ठीक, तो यहाँ से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, आप पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ लेना। तो हम आ जाते हैं आरएनए राइबो न्यूक्लिक, मतलब यहाँ से तो हो गया। ठीक है, आप पढ़ लेना इसको अच्छे से। बस हमने बता दिया कि कहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, आप वो पढ़ लेना। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आते हैं। देखो, किसी कोशिका के मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है, अंतःपद्यवयी जालिका।